बहुत से पति जो झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आता जब कोर्ट में जज साहब उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है या नहीं रहना है, ऐसे में क्या जवाब दिया जाए। और ये परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप मेंटेनेंस के केस में बेल लेने जाते हैं या फिर कोई और केस में रिलीफ लेने के लिए जाते हैं और आपसे जज साहब कोर्ट में पूछा करते हैं कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है या अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पर, इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करूंगी, डिस्कस करूंगी कि ऐसी स्थिति में आपको क्या और कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सवाल बहुत ही मुश्किल हो जाता है पतियों के लिए जब कोर्ट में जज साहब ये कहते हैं कि आपको कोई और बात नहीं बोलनी है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आपको अपनी पत्नी को साथ रखना है या नहीं रखना है। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, तब ये प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो जाया करती है जब आप बेल लेने के लिए कोर्ट में खड़े हैं या फिर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर बहस होनी है या कोई आपको ऐसी कोई और रिलीफ लेनी है कोर्ट से, तो आपसे डायरेक्ट जज साहब पूछ रहे हैं कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ऐसे में अगर आप डायरेक्ट जज साहब को मना करते हैं तो कहीं ना कहीं जज साहब के नाराज हो जाने का डर मन में होता है, लेकिन आप दूसरी तरफ पत्नी के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि ये डिसीजन लेना आसान नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने अपने मन में बना लिया है, ये सारी स्थितियों को देखते हुए ये पक्का कर चुके हैं, मन बना चुके हैं कि अब आपको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको डायरेक्ट मना नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ जज साहब से कहना है कि जज साहब मैं अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपनी पत्नी को साथ रखने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना दिमाग चलाना है। अगर आपने अपनी पत्नी के कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशंस लगा रखे हैं जो कि एडल्ट्री से रिलेटेड हैं, यानी कि एडल्ट्री के ग्राउंड पर आपने अपनी पिटीशन डाल रखी है या फिर अपने जवाब में एडल्ट्री के एलिगेशंस लगा रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जज साहब से कहना है कि मुझे अपनी पत्नी को साथ रखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी का फला फला व्यक्ति से रिलेशन है, एडल्ट्री में है मेरी पत्नी, और जो भी नाम आपने अपने केस में, अपने रिप्लाई में, अपनी पिटीशन में लिखे हुए हैं उस नाम को लेंगे। और हो सकता है कि अगर आपने एडल्ट्री का ग्राउंड नहीं लिया है, आपकी पत्नी ने आपको कोई थ्रेट दिया है यानी धमकी दी है और आपके पास सबूत हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी बात से मना करना है कि आपको अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना है, तो उसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। सिर्फ कोर्ट से कह देने से काम नहीं चलता है। अगर एडल्ट्री के ग्राउंड पर आप ये बात कहते हैं तो आपके पास एडल्ट्री से रिलेटेड उसके सबूत होने चाहिए। आपके पास पत्नी के चैट्स हो सकती है या फिर फोन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं या फिर वीडियो हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ जिसके लिए आपने पत्नी के ऊपर एलिगेशन लगाया है। यानी कि यहाँ पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में है, उसके साथ एडल्ट्री में है, उसके साथ संबंधों में है। और इसी तरीके से अगर आपके पास सबूत हैं तो आप यहाँ पर जज साहब से ये कह भी सकते हैं कि जज साहब मुझे अपनी पत्नी को अपने साथ रखने में कोई भी परेशानी नहीं है और मैं रखना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है क्योंकि मेरी पत्नी ने थ्रेट किया है मुझे। मैंने तो इस औरत के साथ रहने के लिए ही शादी की थी, लेकिन इसने मुझे धमकी दी है, मुझे थ्रेट किया है। मेरी पत्नी ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर वो फिर से वापस मेरे घर में आई
तो वो न सिर्फ मुझे ही फंसाएगी बल्कि मेरे भाई, मेरे जीजा और मेरे पिता के ऊपर भी आरोप लगाएगी और हम सबको जेल की हवा खिलवाएगी। और ये रहे सबूत, ये रहा ऑडियो, ये रहा वीडियो। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि कोर्ट में जज साहब इतना कुछ बोलने की अनुमति नहीं देते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोर्ट में अगर आप खुद विस्तार से किसी बात को बताना चाहते हैं, सबूत दिखाना चाहते हैं, तो कोई आपको नहीं रोकता, आपको पूरा पूरा मौका दिया जाता है। आजकल कोर्ट्स में अंडरटेकिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि आप कोर्ट में ये कहें कि आपको परेशानी तो नहीं थी और ये वजह है जिसकी वजह से आपको थोड़ा डर लगता है, तो ये अंडरटेकिंग दे दे, अपनी बात को, अपनी गलती को मान ले और अगर वो मेरे साथ दोबारा रहने आएगी तो मेरे ऊपर बिना बात के आरोप नहीं लगाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, मारपीट नहीं करेगी। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब आपके केस मीडिएशन में रेफर किए जाते हैं तो वहाँ पर जो समझौते होते हैं उनमें भी अंडरटेकिंग का चलन शुरू हो चुका है। इस अंडरटेकिंग में ये लिखा जाता है दोनों पक्ष जो भी डिसाइड करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना साथ साथ रहेंगे और अगर इस दौरान आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप पत्नी घर छोड़ सकती हैं, लेकिन आप बिना वजह केस नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पत्नी को और पति को भी ये छूट रहती है कि वो अपना कैमरा लगा सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन रख सकते हैं, अपनी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन रख सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि आप अंडरटेकिंग दे दें, आप अपने पति के साथ रहते हुए अपने पति को और परिवार के अन्य सदस्यों को मुकदमों में नहीं घसीटेंगे, कोई आरोप नहीं लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बिना मतलब केसेस नहीं करेंगे। अगर कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि आप इस शर्त पर साथ रहने के लिए आई थी कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा और आप अपना जीवन बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से जिएंगी। लेकिन कहीं भी अगर आपको समस्या आती है या अनकंफर्टेबल लगता है तो बजाय आप झूठे आरोप लगाने, लड़ाई झगड़ा करने और लोगों को केस में घसीटने, पुलिस बुलाने, इन सब को नहीं करेंगे और घर को छोड़ सकती हैं। यह स्थिति अब सिर्फ मीडिएशन सेंटर्स में ही नहीं बल्कि दिल्ली के कोर्ट में भी शुरू हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये फैल जाएगी। इस अंडरटेकिंग में दोनों ही पक्ष ये लिख कर दे देते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ इतने इतने दिन रहेंगे और बिना मतलब एक दूसरे को आरोपित नहीं करेंगे, एक दूसरे को कंप्लेंट नहीं करेंगे और किसी भी तरीके की अगर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। साथ ही इस पीरियड के दौरान वो अपने रिकॉर्डिंग्स भी ऑन रख सकते हैं। अब अगर ऐसी अंडरटेकिंग हो जाती है आपके केस में तो फिर आप पति यहाँ पर क्या करेंगे? आप अपनी पत्नी से कहेंगे कि आप एक अलग मकान लेकर किराए का साथ साथ रहेंगे। हम उस किराए के मकान में एक दूसरे के साथ रहकर देखेंगे कि हम साथ में रहकर कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। यह हो सकता है कि आपकी पत्नी जिद कर ले कि शादी होकर तो वो उसी मकान में आई थी, तो फिर अब वो उसी मकान में जाकर रहेगी जहाँ पर पूरा परिवार रहता है। तो अब यहाँ पर आपका रोल क्या होगा कि आपको अपनी पत्नी को ये बात समझानी है कि देखो, तुमने जो कंप्लेंट में मेरे परिवार वालों के खिलाफ शिकायतें लिखी थी वो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम उनके साथ अनकंफर्टेबल होती हो, तो इसलिए किराए के मकान में हम दोनों रहकर देखते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान हम साथ साथ रहेंगे और साथ साथ कंफर्टेबल होते हैं, जीवन अच्छा चलता है कि नहीं चलता है। और आपको यहाँ पर एक फायदा और होने वाला है कि अगर आपकी पत्नी अच्छे मन से, सही मन से आपके साथ रहने के लिए आ रही है, समझौता कर रही है, तो वो हाँ कर देगी किराए के मकान में रहने के लिए। और कहीं भी आपकी पत्नी के मन में अगर मैल छुपा हुआ था, वो झूठ बोलकर आपके घर में फिर से घुस रही थी और उसके बाद वो आपको और आपके परिवार वालों को दिन में तारे दिखाने की योजना बना रही थी, तो ऐसे में वो ऐसी अंडरटेकिंग देने से मना कर देगी। इससे आपको अच्छी तरीके से ये पता चल जाएगा कि आपकी पत्नी सचमुच आपके साथ रहने के लिए समझौता करके आ रही है या फिर आपको फंसाने के लिए और आपके घर में एविडेंसेस बनाने के लिए आ रही थी।
तो यहाँ पर आप पति को ये बात बिल्कुल भी जज साहब के सामने एकदम स्पष्ट रूप से मना नहीं कर देनी है कि आपको अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना है, जब तक कि आपके पास पुख्ता एविडेंसेस न हो जिनके सहारे आप अपनी पत्नी को झूठा साबित कर पाएं। और जिस समय जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को साथ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो ये सारे एविडेंसेस आप कोर्ट में जज साहब को दिखाएं और उन्हें बताएं कि यही वो एविडेंसेस हैं जिनके कारण मैं अंडरटेकिंग चाहता हूँ। और यहाँ पर इसका ये फायदा होगा कि इन वीडियोस, इन ऑडियोज, इन फोटोग्राफ्स वगैरह को देख के, जो भी आपके एविडेंसेस हैं उन्हें देख के जज साहब को भी ये पता चल जाएगा कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है। यहाँ आप कोर्ट को सच्चाई बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपकी पत्नी ने आपको धमकी दी है और उसने कहा है कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी है, क्योंकि वो तो आपके साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी। और अब वो कह रही है कि वो आपके घर आकर आपको अच्छी तरीके से बताएगी। तो ऐसे में भी आपको कोर्ट को डायरेक्ट मना नहीं करना है, आपको उन एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना है, उन एविडेंसेस को दिखाना है कोर्ट को। और इन एविडेंसेस को दिखाने के साथ साथ आपको अंडरटेकिंग मांगनी है हर हालत में। और अगर आपको अंडरटेकिंग नहीं मिलती है कोर्ट से, तो फिर आपको हाथ जोड़कर जज साहब से माफी मांग लेनी है और आपको कोर्ट से ये कह देना है हाथ जोड़कर कि देख लीजिए कि ये एविडेंसेस हैं जिनके कारण मैं घबराता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ और इन्हीं एविडेंसेस के कारण मैं इसको अपने घर ले जाने में बहुत डरता हूँ, क्योंकि इसने बहुत क्लियरली ही मुझे धमकी दी है कि इसकी शादी जबरदस्ती मेरे साथ की गई है, इसके घर वालों ने कर दी है, ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और अगर ये मेरे घर आएगी तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी फंसाएगी, उनको भी झूठे आरोपों और झूठे केसेस में फंसा कर रखेगी। इसने साफ साफ ये अपने शब्दों में ही कहा है, इसलिए मैं बहुत घबराता हूँ और इसलिए मैं इस पत्नी के साथ रहने में बहुत असमर्थ हूँ। इस तरीके से आप जज साहब के सामने कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी भी हाँ या ना करने की गलती कोर्ट में आप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मना कर देते हैं तो आपके ऊपर परेशानी आ जाएगी। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जज साहब का, कोर्ट का, एडवोकेट्स का, पत्नी का, आपकी पत्नी के अन्य परिवार के सदस्यों का कितना भी प्रेशर आपके ऊपर आ जाए, आपको हाँ नहीं करनी है। अगर आपको शंका है कि आपकी पत्नी ने वो हालात कर दिए हैं कि वो आपके साथ जाकर आपको परेशान ही करेगी और वो झूठ बोल रही है, वह असल में आपको फंसाने के चक्कर में ही आपके साथ आना चाहती है, तो ऐसे में भी आपको डायरेक्ट मना नहीं करना है। आपके पॉइंट्स जज साहब के सामने क्लियर होने चाहिए, आपके एविडेंसेस जज साहब के सामने रखे होने चाहिए। हो सकता है कि आप एक साथ रहने के लिए ना तैयार हो पाए, लेकिन इन एविडेंसेस को देखकर जज साहब अपना जो प्रेशर है उसको थोड़ा कम कर दें आपके ऊपर। लेकिन ये यकीन मानिएगा कि जिस ऑर्डर के लिए, जिस रिलीफ के लिए आप कोर्ट के सामने खड़े हैं, चाहे वो बेल के लिए हो या फिर मेंटेनेंस के सुनवाई के लिए हो या कोई और रिलीफ हो, वो ऑर्डर आपके फेवर में ही होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपकी वो झूठे आरोप लगाने वाली पत्नी जो कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर लेने के लिए वहां पर खड़ी हुई हो, तो उसको रिलीफ वो ना मिले या फिर मिले तो बहुत ही थोड़ा बहुत मिले। इसके साथ साथ देखिए, आप सभी पतियों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी पत्नी के साथ रहना है या नहीं रहना है। ये बात बिल्कुल आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि आपको इस पत्नी के साथ आगे परिवार चलाना है या फिर नहीं चलाना है। और अगर नहीं चलाना है, कोई कारण है, कुछ आपके आधार हैं, तो उन सभी के जो एविडेंसेस हैं वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। और आप सभी पतियों को कोर्ट में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो केस चल रहा है वो किस स्टेज में है, जज साहब आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं और आज कोर्ट में क्या होने वाला है। तो अगर ये सारा होमवर्क करके पूरी तैयारी से आप वहां पहुंचेंगे कोर्ट में,
तो कभी भी आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो ही नहीं सकता। आपको इसकी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी पतियों को ये पता चल चुका होगा कि कोर्ट में अगर जज साहब सीधे सीधे हाँ या ना में पूछते हैं कि आपको पत्नी को साथ रखना है या नहीं रखना है, आपको किस तरीके से जवाब अपनी समझदारी से और ट्रिक से देना है ताकि कोई एकदम से आपके ऊपर गाज न गिरने पाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या सजेशन है, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।